सबके सामने जो विकट परिस्थिति है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए जो हमारा कार्यभार है इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। अभी पूरे देश में आजादी के 75 साल की चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने फरमान जारी किया है कि पूरे वन नेशन वन इमोशन, पूरे देश में आजादी की भावना और आजादी की भावना से लैस होकर के हमें तिरंगा झंडा लेकर के आजादी का 75 साल मनाना चाहिए। तो सवाल है कि आज हमारे सामने जो आजादी की भावना है, आजादी के आंदोलन की जो मूल है, जो आजादी के आंदोलन के इतिहास है, जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में सोचेंगे कि आजादी के पूरे आंदोलन का दौर कैसा था, और हम इस पर भी सोचेंगे कि पिछले 75 साल आजादी मिलने के बाद जो हिंदुस्तान ने बिताया है, 75 साल में हम कहां पहुंचे हैं। तो हम दोनों पर ही बड़ी बात करेंगे। जो आजादी के आंदोलन का लंबा दौर चला है देश में, जिस दौर से आगे बढ़ते हुए देश को आजादी मिली, और पिछले 75 साल इस संविधान के तहत जो हम लोग आगे बढ़े हैं, ये दोनों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आजादी का जो हमारा आंदोलन का इतिहास रहा है वो लंबा रहा है। जितना इतिहास हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, उससे लंबा है, उससे बड़ा है। हम सबको मालूम है कि कैसे अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार करने के नाम पर आकर पूरे देश पर कब्जा कर बैठे और सत्ता के कारोबारी बन गए। ये व्यापार से, कारोबार से सत्ता की ओर जो यात्रा है, ये हमारे गुलामी के दौर में भी यात्रा हमने देखी थी, और आज जो दौर है अदानी अंबानी का, इसमें भी हम बखूबी देख रहे हैं कि कैसे पूंजी के मालिक देश के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजी के मालिक पूरे देश की सत्ता के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज हमारे देश की कहानी है। तो अंग्रेज जो आए व्यापार करने के लिए, एक कंपनी लेकर के आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमाया। और जब कब्जा जमाया, बहुत संक्षेप में अगर हम पूरे दौर को याद करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने लगी, जैसे हमारे बगल में बंगाल है, याद करिए आज से बहुत पहले 1757 का दौर है, पलासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनको जंग में हरा करके, क्योंकि कुछ लोगों ने गद्दारी की थी, कुछ लोगों ने विश्वासघात किया था, सिराजुद्दौला चुनाव हारे और ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूरा कब्जा पूर्वी भारत पर, कलकत्ता उनका मेन अड्डा बना, कलकत्ता को मेन अड्डा बना करके पूरे पूर्वी भारत पर उसने कब्जा जमाया। उसी दौर में हमारे बिहार में भी बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता है। तो अंग्रेज धीरे धीरे जो कब्जा करते हैं हमारे देश में, तो उनको लगा कि इस देश पर इतना बड़ा मुल्क है, इस पूरे मुल्क जमींदारों की जो चर्चा करते हैं, ये जमींदार अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने इस पूरे जमींदार वर्ग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय अंग्रेज के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ थे, उन्होंने कहा कि ये परमानेंट सेटलमेंट है, ये जमीन का हमने चिरस्थायी बंदोबस्त कर दिया, ये जमीन से पैसा लेंगे, उठाएंगे, हमें अपना हिस्सा देंगे, और ये जमींदारों का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक तबका इस देश के अंदर स्थापित हुआ। तो अंग्रेजों का राज चलने लगा, अंग्रेजों का राज चलने लगा।
लेकिन साथ साथ इस देश में विद्रोह का दौर भी शुरू हुआ। सबसे पहले विद्रोह करने वाले कौन थे? सबसे पहले इस देश में विद्रोह करने वाले हिंदुस्तान के आदिवासी थे। हमारे इस बिहार में भागलपुर में तिलका मांझी के बारे में हमने सुना है, उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, उनकी मूर्ति लगी है। ये सन 1800 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का झंडा बुलंद करते हैं। तिलका मांझी से लेकर के सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा, आदिवासी विद्रोह का दौर चलता है। आदिवासियों के साथ साथ पूरे देश के किसान खड़े होते हैं और पूरे देश के किसान जब खड़े होते हैं तो दोनों तरह के किसान, जो खेती करने वाले किसान और किसान के बेटे जो वर्दीधारी किसान हैं, जो सेना में काम कर रहे थे, तो जो जवान थे, तो जय जवान और जय किसान का दौर भी तभी शुरू हुआ। और वो है हिंदुस्तान में सर्व स्वतंत्रता के, जिसको हमने कहा कि पहला युद्ध 1857। और जब हम 1857 की बात करेंगे, आज पूरे भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के सामने वो कह रहे हैं कि ये जो मुगलों का शासन था वो हिंदुस्तान के खिलाफ था। ये सब देश को, दरअसल देश को लूटने वाले लोग थे। तो लूटने वाले तो अंग्रेज थे, जो लूट के ले जा रहे थे, लूट के ले जा करके अपने देश को चमका रहे थे। हमारे देश के तमाम जो बुनकर है, उनकी बुनकरी को खत्म करके, उनके कर्जा उद्योग को खत्म करके, अपने वहाँ जो कपड़ा उद्योग है मैनचेस्टर, उसको आगे बढ़ा रहे थे। ये मुगल लौट करके कहाँ ले जा रहे थे? कहाँ थे? ये तो यहाँ आ गए, बस गए, और बस करके हिंदुस्तान को अपना देश मान करके इस देश को बनाने में उन्होंने योगदान दिया। इस देश की पूरी संस्कृति, इस देश की कला, इस देश के पूरे कायदे कानून, रहन सहन, इस देश की तहजीब, इस देश के खान पान, हर चीज में ये कहीं लूट के लिए नहीं जा रहे थे। ये हिंदुस्तान में आकर के आए, बसे और इस देश के बन गए। और इस बात को अगर हम देखना चाहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़े, तो अंग्रेजों के खिलाफ जैसे हमने कहा कि बंगाल में सबसे पहले सिराजुद्दौला दौलत लड़े। आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो आपको टीपू सुल्तान मिल जाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले। 1857 की लड़ाई में जैसे लक्ष्मीबाई मिल जाएंगी, वैसे बेगम हजरत महल मिल जाएंगी। वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो 1857 में हमारे देश के किसान और जवानों ने जब विद्रोह किया, उन्होंने उस समय के जो लगभग 19वां आखिरी मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर, बूढ़े हो गए थे, बहुत लड़ने की उनकी स्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि बस आप हमारे अध्यक्ष बनिए, आपके नेतृत्व में ये 1857 की लड़ाई चलेगी। और हमने देखा कि ये बहादुर शाह जफर उस दौर में किस तरह से उनके नेतृत्व में लड़ाई चली और उनको यहाँ से म्यांमार भेजा गया और इस देश में उनको दफनाने के लिए जमीन भी नहीं, वो नहीं मिली। इनको राष्ट्रवाद का कहां से पाठ पढ़ के आए? ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ करके आए इटली से, मुसोलिनी से सीख करके आए। और कहा कि मुसोलिनी, और आगे मुसोलिनी से भी आगे एक कदम आगे बढ़ गया जर्मनी का हिटलर। ये मुसोलिनी और हिटलर ये हमारे राष्ट्रवाद के नायक है। हिंदुस्तान को इनसे सीख करके, इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना होगा। तो अंग्रेज इस देश में राज कर रहे थे। 1857 की लड़ाई देखने के बाद अंग्रेज घबराए कि भाई इस देश में जमींदार तो ठीक है, लेकिन अगर देश में जो राज घराने हैं ये सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। तो इन्होंने 1857 के बाद दो काम किया। हिंदुस्तान के सारे राजघरानों के साथ दोस्ती कर ली, साठगांठ बना लिया। जमींदार भी थे, जमींदार के साथ साथ तरह तरह के राजघराने के लोग आपको मिल जाएंगे। याद उठा लीजिए, ये सिंधिया परिवार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाग करके भाजपा में गया, जहां विजयराजे सिंधिया बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी में थी।
ये पूरा का पूरा सिंधिया परिवार का इतिहास है कि जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, जो 1857 हो रहा था, उस समय अंग्रेजों के साथ मिल करके इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भिजवाने का काम, दबाने का काम, आजादी के आंदोलन को कुचलने में अंग्रेजों का साथ देने का काम ये सिंधिया परिवार के लोग कर रहे थे। ये कोई अपवाद नहीं है। उस दौर में हिंदुस्तान में एक से एक राज घराने का ये काला इतिहास है। दूसरा अंग्रेज ने क्या देखा कि ये जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, ये जो हिंदुस्तान में उन्होंने सोचा था कि इतना लंबा मुस्लिम शासन चला, इतना लंबा मुगलों का शासन चला, तब तो इस देश में बड़े आसानी से हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे और हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि मामला ऐसा है नहीं। हिंदू और मुस्लिम साथ साथ मिलकर लड़ रहे हैं और मुगलों के आखिरी सम्राट महमूद जफर उनको सामने रखकर के लड़ रहे हैं कि आजादी का झंडा। इसीलिए उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि भारत में अगर राज करना है और लंबे समय तक राज करना है तो उस राज का एक ही सूत्र होगा। वो सूत्र क्या है? फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम में जितना जैसे संभव हो, जिस तरह से संभव हो, आपस में इनके अंदर एक दूरी पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो, आपस में इनके अंदर एक दीवार खड़ा कर दो। और यही है हमारी ताकत। अंग्रेजों ने ये देखा और ये अंग्रेज को सूत्र दे करके गए फूट डालो और राज करो, तो उससे लंबा राज तो नहीं कर पाए। 1947 आते आते ये तय हो गया था कि राज अब नहीं चलेगा, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो के जगह करके चल दिए, बांट करके चल दिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ। आज जो हमारे देश में राज करने वाले वो अंग्रेजों के तर्ज पर राज कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो। हिंदुस्तान को जितना संभव हो, जैसे संभव हो, हर रोज हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा करो, नफरत पैदा करो। लोगों के ऊपर, लोगों के आंखों में ऐसा चश्मा लगा दो हिंदू मुस्लिम वाला कि उनको कोई दमन महसूस ना हो, ताकि उनको लगे कि इलाहाबाद में जब जावेद मोहम्मद के घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए, इस देश के आम गरीबों को, हिंदुओं को लगे कि बुलडोजर मेरे ऊपर नहीं चल रहा है, वो किसी दूसरे के ऊपर चल रहा है। जब किसी मोहम्मद जुबैर को जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर पर फेक न्यूज का भंडाफोड़ करते हैं और झूठ के खिलाफ सच का झंडा बुलंद करते हैं, सच बोलने वाला पत्रकार, उसको जेल में डाला गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी। ये जोगी चाह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक के बाद एक थाने में एफआईआर करके अभी इस जेल में, कभी उस जेल में, पूरे जेलों में उनको सजा दिया जाए। तो उनको जब इस तरह से जेल में प्रताड़ित किया जाता है तो पत्रकारों को लगे कि हम भी हिंदू मुस्लिम हो जाए, ये तो मुस्लिम है, मोहम्मद जुबैर है, मेरा क्या लेना देना है। तो अगर ये हिंदू मुस्लिम के चश्मे से हम देखेंगे तब तो हम समझ नहीं पाएंगे, तब तो हम महंगाई के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। हमेशा हिंदू मुस्लिम देखते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये सूत्र दे करके गए अंग्रेज और उसी आधार पर आज राज चल रहा है। राज चल रहा है। अंग्रेजों ने जमींदार तैयार किया गया और जमींदारों के बाद जमींदारी तो खत्म हुई, आज नई जमींदारी आ रही है, कॉर्पोरेट जमींदारी। जो अदानी अंबानी ये कंपनी राज है, वो अब हिंदुस्तान की खेती पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पूरे कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ कह करके पिछले 75 साल में हिंदुस्तान ने जितनी प्रगति की थी, जितने कल कारखाने बने थे, जितने बैंक बने थे, जो रेलवे का विस्तार हुआ था, जो भी इस देश में देश की आर्थिक प्रगति भी, आर्थिक विकास हुआ, वो सारा का सारा बेच करके, तोड़ करके, बर्बाद करके अदानी और अंबानी के हाथों सौंप रहे। तो वही अंग्रेजों का आपका बोला कंपनी राज और फूट डालो और राज करो। आज 75 साल बाद जब हम
आज़ादी के बारे में सोचेंगे तो हमें तो इसी पर सोचना है। अंग्रेजों ने सोचा था इस देश में काले कानून बना करके राज चलाएंगे। कानून बना दिया था लॉ में, आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते अंग्रेजों के खिलाफ, बोलोगे तो जेल जाओगे, लिखोगे तो जेल जाओगे, फांसी पे चढ़ोगे। आज वैसा ही कानून चल रहा है, बोलोगे तो जेल जाओगे। भीमा कोरेगांव मसला क्या था? 200 साल उस भीमा कोरेगांव के बाद पूरे महाराष्ट्र से, देश भर से दलित जमा हुए थे। दलितों की बड़ी जुटान भीमा कोरेगांव में, उस पर हमला हुआ, दलित मारे गए। जो मारने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन भीमा कोरेगांव के नाम पर एक केस दर्ज कर दिया गया कि मोदी जी के जान पर खतरा था। वो केस भी कैसे दर्ज हुआ? वो पूरा लैपटॉप में, पूरा जो आजकल हमारे डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इजराइल से डिजिटल टेक्नोलॉजी ला करके, इजरायली टेक्नोलॉजी के आधार पर ये पूरे डिजिटल साजिश रच करके हमारे देश के कई सारे लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनके लैपटॉप में दूसरा मटेरियल डाल करके, घुसा करके उनको जेल में डाला गया। उसी मामले में जेल में बंद थे फादर स्टैन स्वामी, कुछ दिन पहले जेल में ही रह करके गुजर गए। और उन्होंने कहा कि अगर सच के लिए, न्याय के लिए जिंदगी कुर्बान करना होगा, ये कीमत चुकानी पड़ेगी, तो मैं सहर्ष इसके लिए तैयार हूं, लेकिन समझौता नहीं करने वाला। मैं देख रहा हूं इस देश में अभी हिमांशु कुमार का आपने नाम सुना होगा, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया गया, प्रेसिडेंट। अच्छी बात है। आजादी के 75 साल में लोगों से कहा जा रहा है कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, अच्छी बात है। पहली बार हिंदुस्तान में आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। लेकिन सवाल है कि देश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? इस देश के आदिवासी जो जल जंगल जमीन के साथ सबसे नजदीक का रिश्ता किसका है? आदिवासियों का है। जितने इस देश में ये खदान बन रहे हैं, कल कारखाने बन रहे हैं, बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, पूंजी लग रही है, सड़कें चौड़ा हो गई है, ये जल जंगल जमीन से किसको खदेड़ा जा रहा है? आदिवासियों को। आदिवासियों को लूट करके, खदेड़ करके, उनकी जल जंगल जमीन उसको हड़प करके इस देश में अदानी अंबानी राज चल रहा है। और इस पर अगर कोई आदिवासी बोले, इस पर अगर कोई आदिवासी लड़े, तो उनको माओवादी कह करके, अर्बन नक्सल कह करके जेल में डाला जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या कर दी जा रही है। इसी तरह की हत्या छत्तीसगढ़ में हुई, एक नहीं कई दर्जनों मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों की हत्या। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और ये कोई हमारे कम्युनिस्ट नहीं थे, लड़ने वाले गांधीवादी हैं, हिमांशु कुमार लड़ रहे हैं एक केस में, जैसे तीसरा सेतलवाद लड़ रही है। 20 साल पहले 2002 में जो गुजरात में जनसंघर्ष हुआ, गुजरात जनसंघर्ष पीड़ितों को न्याय मिले, 20 साल से लड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको जेल में डालो। बड़ा सोचिए, आप न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, लड़ते हैं, नीचे के कोर्ट से, अदालत से, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना तो दूर की बात, कोर्ट ने कह दिया कि ये इंसाफ के लिए जो लड़ने वाले हैं, ये दरअसल सरकार को बदनाम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, इनको जेल में डालो। इस तरह से तलवार को जेल में डाल दिया गया। ये हिमांशु कुमार जो गांधीवादी है, जो आदिवासियों के लिए न्याय मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाओ। तो मैं तो हिमांशु कुमार को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं 1 पैसा जुर्माना नहीं जमा करने जा रहा हूं। गांधी जी ने जैसे कहा था, अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था कि चंपारण के दौर में कि जुर्माना दे करके जेल में जाओ, तो गांधी ने कहा कि हम जुर्माना नहीं देंगे। तो हम गांधीवादी हैं, गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम जुर्माना नहीं देने वाले हैं। आजादी के लिए अगर जेल के अंदर रह करके लड़ना पड़ेगा, तो जेल के अंदर रह करके हम लड़ेंगे। तो आज आजादी के 75 साल जब हम आजादी के
संघर्ष को याद करेंगे, आजादी के शहीदों को याद करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरह जो हिंदुस्तान के जेलों में, चाहे वो माले के साथी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे वो किसी और राजनीतिक दल के साथी हो, जो हमारे देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार, इस देश के वकील, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, जितने झूठे मुकदमे में जेल में जिनको बंद करके रखा गया है, जेल में रहेगा कि जो लड़ रहे हैं, वो हमारे आजादी की लड़ाई के हाथ से सिपाही है। और हम मांग करेंगे कि आज देश में अगर आजादी के 75 साल में पहला काम ये करना चाहिए, अगर आप तिरंगा झंडा उत्सव मनाना चाहते हो, तिरंगा उत्सव की बात करते हो, तो पहला एक काम करो, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, इसकी गारंटी करो। और जितने लोगों को जेल में बंद करके रखा है, ऐसे लोगों को झूठे मुकदमे में, उन सबको जेल से रिहा करो, तब मानेंगे हाँ आजादी की बात करें। तो आज ये नया दौर हमारे सामने है। इस दौर में एक ऐसा शासन में हम पहुंच गए, मोदी शाही, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, दोनों का मिला जुला राज चल रहा है। और ऐसा दौर हमने पहले देखा नहीं था। हम जब तानाशाही की बात करते हैं, हम 75 को याद करते हैं, आपातकाल को याद करते हैं, इंदिरा तानाशाही को याद करते हैं, आपातकाल को याद करते हैं, तो हमें यह भी याद आता है कि इस दौर में बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई। और आपातकाल जब खत्म हुआ, 77 में चुनाव हुआ, जनता को जैसे ही पहले मौका मिला, पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तरी भारत में, बंगाल में, बड़े हिस्से में लोगों ने अपने वोट के माध्यम से तानाशाही को खत्म किया और लोकशाही को वापस स्थापित कर दिया। 77 का चुनाव भी हमें याद है। लेकिन आज का जो दौर है वो 75-77 वाला नहीं है, वो सिर्फ आपातकाल वाला दौर नहीं है। जो आपातकाल वाला दौर था, आपातकाल वाले दौर से उसमें हम जानते हैं राज्य दमन था, लाठी गोली चल रही थी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था, मीडिया पर, अखबारों पर पाबंदी लग रही थी। आज के दौर में लोग कह रहे हैं कि वो घोषित आपातकाल था, ये अघोषित आपातकाल है। दरअसल आज आपातकाल की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि हम आपातकाल में जी रहे हैं। क्योंकि ये एक स्थायी आपातकाल थोप दिया गया, जहां आपातकाल घोषणा करने की जो औपचारिकता है, उस औपचारिकता को निभाने की आपको जरूरत नहीं रह गई है। ये है सच्चाई। आज ये जो मीडिया है, जो मीडिया है, उस पर पाबंदी नहीं लग रही है। पाबंदी लग रही है तो फैक्ट चेकर पर, मोहम्मद जुबैर पर पाबंदी लग रही है जेल। क्योंकि जो बाकी मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है, अखबार हो, 2-4 अखबार को छोड़ दीजिए, 2-4 टेलीविजन चैनल भी क्या कह दीजिए, रवीश कुमार जैसे 2-4 साहस वाले पत्रकार, मीडिया के बारे में हम लोग सोचते थे कि मीडिया सच बोलेगा, सच बोलेगा, तो सच बोलना बंद हो गया। हमने कहा कि मीडिया स्टेनोग्राफर मीडिया बन गया। स्टेनोग्राफर मीडिया मतलब क्या, कि सरकार जैसे जैसे बोलती है, मीडिया वैसे वैसे लिखता है। तो स्टेनोग्राफर का काम है सरकार से डिक्टेशन लेना, सरकार जैसे कहेगी उसी में वही बोल देना। अभी आपने देखा होगा मोहम्मद जुबैर का बाद में उनको बेल मिला, तो पहली जो जमानत याचिका थी दिल्ली के कोर्ट में, वो खारिज हुई। 2 बजे मीडिया में खबर आ गई, पुलिस ने कह दिया कि जमानत याचिका खारिज, और मजिस्ट्रेट की तब तक कोई राय आई नहीं थी। वकील परेशान है, कह रहे अभी तो कोई राय नहीं आई, अभी तो मजिस्ट्रेट ने सुनाया नहीं कुछ, अभी तो बहस हुई, राय तो शाम को आने वाली है। तो राय शाम को आने वाली है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पुलिस वालों ने कह दिया, मीडिया ने लिख दिया कि 2 बजे बात आ गई, और शाम को 7 बजे मजिस्ट्रेट की राय सामने आती है। बिल्कुल वही राय आती है जो 2 बजे पुलिस ने और मीडिया ने कह दिया था। तो वो जो मीडिया है स्टेनोग्राफर मीडिया, आज तो स्टेनोग्राफर मीडिया भी नहीं है, उससे भी बात आगे बढ़ गई है। आज का मीडिया क्या है, आज का मीडिया, आप आईपीएल का मैच अगर देखते हैं टेलीविजन में, तो टीवी में देखते हैं कि कुछ
कुछ लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है चीयर लीडर। कहीं विकेट गिरा तो कुछ लोग नाचने लगते हैं, कोई चौका लगा छक्का लगा तो उसमें जश्न मनाया जाता है, चीयर लीडर। तो आज का मीडिया ये चीयर लीडर का काम कर रहा है सरकार के लिए। बुलडोजर चलता है, एक मकान को ढा दिया जाता है, इंसान की हत्या कर दी जाती है और ये ताली बजाते हैं चीयर लीडर वाले, सरकार से कहते हैं और करो और करो और लोगों को लूटो और मारो और पीटो। तो आज ये 75 वाला दौर नहीं है, मीडिया बदल गया है। आज अघोषित लेकिन स्थायी आपातकाल है। और दूसरा, 75 में सरकार थी और जनता थी, सत्ता और जनता आमने सामने, सत्ता का हमला जनता के ऊपर। लेकिन आज सिर्फ राज पर नहीं, समाज पर हमला है। ये समाज को बांट रहे हैं, समाज में नफरत की खेती कर रहे हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं। और समाज को जब बांट रहे हैं, समाज में जब नफरत और झूठ की खेती कर रहे हैं, तब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे गिरोह बन रहे हैं, मॉब लिंचिंग करने वाले, किस तरीके से लोगों को तंग करने वाले, परेशान करने वाले। अगर आप न्याय के लिए बोलेंगे तो आपको पूरे मोहल्ले में अपने घेर करके आपको पीटने वाले, सड़क चलते हुए आपको घेर करके मारने वाले, कहीं भीड़ जुट करके एक जगह आपको घेर करके मारने वाले सिर्फ नहीं है, मार करके उसकी वीडियो बना करके उसके वीडियो व्हाट्सएप में डालने वाले। तो एक तरह से हिंसा का जश्न मनाओ, हत्या का जश्न मनाओ। ये हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, लोग जश्न मनाते हैं, बहुत सारे पूजा, बहुत सारे पर्व। तो इन्होंने एक पर्व इसको भी बना दिया, हिंसा का पर्व। एक पर्व इसको भी बना दिया कि लोगों को घेर लो, फूट डालो और राज करो तो ठीक है, घेर लो और मार डालो, फूट डालो और राज करो के साथ साथ घेर लो और मार डालो। ये जश्न मनाया जा रहा है, इसीलिए खतरनाक दौर है। और इसी खतरनाक दौर को हमने कहा कि फांसीवाद है। ये वही हिटलरशाही है जो आज हिंदुस्तान पर काबिज होना चाह रही है। ये वही अंग्रेजों का राज है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों के रास्ते पर हिंदुस्तान को बांटने वाला। तो आरएसएस वाले कहते हैं कि आजादी के आंदोलन से देश को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, अलग हो गया। ये हमारे बिहार विधानसभा में अफसोस की आजादी के 75 साल बाद ऐसे भी विधायक हैं इस बिहार में, विधानसभा में आकर के कहते हैं कि मुस्लिम लोगों का वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, उनको तो अलग देश दे दिया गया पाकिस्तान, चले जाए पाकिस्तान, इस हिंदुस्तान में उनका क्या मतलब है, यहाँ वोट क्यों डालेंगे? ये कहने वाले